ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा, आज 5 सितंबर है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस यस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक मिनट यार, मुझे भी अपने सर को एक मैसेज डालने दो जल्दी से। हाँ भाई, सर कुछ लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है वो सुनाओ भाई। अब इसमें वॉइस का है, चलो अच्छा सुनते हैं, देखते हैं एक बार। कुछ वॉइस वाला है क्या इसमें? कुछ ऑप्शन ऑप्शन। हाँ, अंजू गुप्ता, महिमा। एक बार मैं वॉइस खोलता हूँ कुछ लोगों की, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, काम करता है कि नहीं। मैं आशीष चंद्रा। अच्छा, शिवम, ठीक है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ। आशीष चंद्रा कहीं दिख रहा है? नहीं। शिवम, तनु, ऋषि। हाँ, ऋषि बच्चा रेगुलर रहता है। चलो मैं एक आध के वॉइस मैसेज खोलता हूँ, ठीक है, देखना आ रहा है। अंजू गुप्ता, देखा खुल रहा है कि नहीं, ओपन हो रहा है कि नहीं। आ, हाँ, बोल सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप फिर से बोलो एक बार जरा। अरे वाह यार, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, अरे बहुत सही। मुझे ये वो नहीं पता था, ये क्या बोलते हैं इसको। हाँ, मैंने आज। ओके, किस स्टेट? अच्छा अच्छा, किस स्टेट से हो? अच्छा। ओके। हाँ हाँ। ओके। ओके। बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाओ, और हो जाएगा, अभी बहुत सारा टाइम है। देखो मैं बताता हूँ सबके साथ मिलके आपको ये बात। हाँ, अभी अभी गाइड करता हूँ। देखो, होता है ना, इसी को कहते हैं लक। हर चीज पैरेलल चलती है। आप यदि मेहनत कर रहे हो तो कभी कभी आपका एक ऐसा समय आएगा कि आपको मौका मिल जाएगा। तो आप बस मेहनत करते रहो। 4 4 चैप्टर का बैकलॉग कोई बड़ा बैकलॉग नहीं है। आपके पास अभी 8 महीने हैं। 4 चैप्टर नॉर्मल चीज है। आप एक टाइम टेबल बना लो बैकलॉग को कंप्लीट करने का, और एक टाइम टेबल लाइव क्लास को लेने का। जैसे लाइव क्लास लेते हो लेते रहो।
बैकलॉग के लिए शाम का टाइम बना लो। हम्म। हाँ तो एक हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू, हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चल, क्लास भी पढ़ा लिए, ओके। हम्म। और आदर्श, यस, कालू जी क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है। अब पढ़ाया जाए कुछ। अच्छा, कुछ लिखा है तो सुनाओ, सुनाओ। वॉइस कॉल करो सर। देखो, अच्छा ठीक है, मृत्युंजय देखता हूँ वॉइस कॉल आ रही है, आ रही है तो कर देता हूँ, एक को तो की है अभी। हम्म। ओके, ईशान, राजू, ओके। हम्म। चलिए, ठीक है। हम्म। विपिन, विपिन को लगाते हैं, देखें विपिन के पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। विपिन, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो विपिन, विपिन आपके पास आवाज आ रही है? अरे वाह यार, बहुत सही। हाँ विपिन, थैंक यू बेटे, थैंक यू। कैसी पढ़ाई चल रही है? सब बढ़िया चल रही है, तो किस स्टेट से हो? अच्छा, ठीक है, समझ गया, फतेहपुर कानपुर है। ओके। अच्छा, तो तुमने मेरा वो जगह का नाम बता दिया जहां से मैंने पढ़ाई की है, जहां पे मैं रहता हूँ। मैं तो कानपुर में ही रहता था बचपन से, अभी भी कानपुर में ही रहता हूँ, फैमिली सारी कानपुर में ही रहती है। ओके। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, कौन सा ड्रॉप है, पहला दूसरा? तीसरा ड्रॉप। ओके। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके। ओके, चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, सही चल रही है, इसी डायरेक्शन में चलते रहो अच्छे से, ठीक है। चलो बच्चों, अब पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। लगातार अब बात करते रहेंगे, अब बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहेंगे, है ना? ठीक है, बीच बीच में बात करते रहेंगे, हाँ। हैप्पी सीजन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि आप टीचर्स डे में कुछ देना चाहते हो, तो ये प्रॉमिस दो, ये कमिटमेंट दो कि सर, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, हम अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे सिलेक्शन में। देखो, हो ना हो, इस पे हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कमिटमेंट चाहिए आपकी ईमानदारी पे, कि हम ईमानदारी से पूरी मेहनत करेंगे, हम ईमानदारी से पूरी जान लगाएंगे, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। बस मुझे ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस सभी बच्चों से चाहिए कि सर ठीक है, हम अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, हम अपना बेस्ट ताकत लगाएंगे, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, पूरी ताकत के साथ जाकर पेपर देंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक है। शिवम कह रहा है कुछ लिखा है, सुनाओ भाई शिवम। यस, सबको 100% देना है।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हम्म। यस। चलो, चलो टाइम का भी ध्यान रखते हैं, टाइम किसी तरह से खराब ना होने पाए हम लोगों का। तो सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी हो जाओ। आपके पास बहुत जल्दी टीएचडी आ रहा है, रेडी हो जाइए सारे बच्चे। आपकी स्क्रीन पर टीएचडी आ रहा है। ये रहा आज का पहला टीएचडी, ये रहा बच्चों आज का पहला टीएचडी। ये रहा आज का पहला टीएचडी। बताओ आंसर, सब लोग आंसर बताइए। अच्छा। जल्दी जल्दी आंसर। यस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई नहीं, लेट कुछ नहीं होता है, लेट कुछ नहीं होता है। यस। जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। बेटा बुक आ जाएगी, आप लोग एक बार वहां मैसेज करो, बुक आ जाएगी, आप मैसेज करो उनको। द pH of 1 liter of a buffer solution containing 0.01 m NH4Cl and 0.01 m NH4OH having pKb equal to 5 has pH is। अब देखो, ये बफर सोल्यूशन है, इन्होंने खुद कह दिया है। ये क्या है? वीक बेस। और ये क्या है? वीक बेस का सॉल्ट, उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है। तो इसका मतलब ये बफर कंपोजिशन है। मगर भाई ये बेसिक बफर है कि नहीं बच्चों? और यदि बेसिक बफर है तो क्या निकलेगा जरा बताओ? पीएच की पीके पे, पीएच की पीओएच। जब बेसिक बफर है तो पीओएच निकलेगा, पीएच थोड़ी निकलेगा। बेसिक बफर का क्या निकलेगा? पीओएच। पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। अब पीकेबी कितना है? 5 है। लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01। बेस का कितना है? 0.1। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/10। अब 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। -1 आगे आ गया log 10, और log 10 का मतलब 1। तो POH आ गया 4। तो pH कितना आ गया? pH इक्वल टू 14 माइनस POH, 10। तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है, बेसिक बफर सोल्यूशन है, तो बेसिक बफर सोल्यूशन का तो पीओएच निकलेगा, है ना? तो पहले हम पीओएच निकालेंगे, फिर पीएच निकालेंगे। ये करो, इस क्वेश्चन को करिए। अब देखो, एसिड के साथ वीक बेस मिलाया जा रहा है। अब ये क्या बनेगा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये टफ क्वेश्चन है, कल मैंने पढ़ाया था। अच्छे से करियो सब लोग। टीएचडी नंबर 2, सारे बच्चे टीएचडी नंबर 2 करें। हाँ, जल्दी करो।
कैप कह रहा है मुझे क्वेश्चन में पता नहीं लगा कि पहले क्या निकालूं। कैप बेटा ये तो पता चल गया था, ये बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर है तो उसका फार्मूला ही पीओएच है, उसका फार्मूला ही पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस है ना। इसका आंसर बताओ भाई। अब देखो मैंने कल आपको पढ़ाया है कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे तो 3 केस हो सकते हैं। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी केस हो सकता है, ये बफर का भी केस हो सकता है, और ये प्योर एसिड का भी केस हो सकता है। अब इसमें से कौन सा केस है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी। तो देखो आपके पास है H2SO4, इसकी रिएक्शन हुई NH4OH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमोनियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। ये जेई का क्वेश्चन है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो m इंटू वी 2 मिलीमोल, उसकी वैल्यू निकालो m इंटू वी 6 मिलीमोल 0,0। अब जब इसके 2 खर्च होते हैं तो इसके 4 खर्च होते हैं। देखो जितने इसके खर्च हो रहे हैं उसका डबल ये खर्च हो रहा है। यदि ये 1 खर्च होता है तो ये 2 खर्च होता है, डबल खर्च हो रहा है। तो जब ये 2 खर्च हुआ तो ये 4 खर्च होगा, बचा कितना 2, ये बचा 0। अच्छा जितना ये खर्च होता है उतना ये बनता है, तो 2 खर्च हुआ है 2 बनेगा और 2 बनेगा। अब देखो सॉल्यूशन में बचा क्या, आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, सॉल्यूशन में बच रहा है ये क्या है वीक बेस, फिर क्या बच रहा है उसका सॉल्ट, चेक करो। तो सॉल्यूशन में बच रहा है वीक बेस प्लस सॉल्ट, कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, ये बच रहा है। तो ये तो बफर की सिचुएशन है, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बच रहा है, तो ये बफर है। अब बफर कैसा है, बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर का पीओएच होता है पीओएच इक्वल टू पीकेबी लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, क्योंकि बफर बना है। पीकेबी की वैल्यू दी है 4.5, सॉल्ट की कितनी वैल्यू आई, सॉल्ट की वैल्यू आई 2 और एसिड की वैल्यू भी 2 है। कैलकुलेशन देखो कितनी इजी है, सॉल्ट की वैल्यू भी 2, बेस की वैल्यू भी 2, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पीओएच इतना आ गया। अब हमसे पीओएच पूछ रहा है कि पीएच पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो ये आ गया 9.3। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, 9.3, ये देखिए है 9.3। तो इस तरह का क्वेश्चन टफ होगा जब वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए। क्यों, उसमें 3 केस होते हैं। अब 3 में से कौन सा केस है ये पता चलेगा। अब मान लो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता। अभी क्या बच रहा है, वीक एसिड बच रहा है और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, तो बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया, और बेसिक बफर का फार्मूला लग गया। ठीक है, अब आज बताओ भाई 2 में से किसके कितने क्वेश्चन सही, सबके तोते उड़ गए होंगे। 2 में से किसके कितने सही, 2 में से किसके कितने सही, यस यस बताइए, यस बताओ, यस 2 में से 2, 2 में से 1, 0 भी है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो आप लोगों ने तो अपने टीचर्स का धन्यवाद दे दिया, ठीक है ना, मुझे भी अपने टीचर्स का धन्यवाद देना है। वैसे तो हर साल मैं देता हूं, आपके सामने मैसेज भी कर दिया है।
है ना। देखो होता क्या है, आपको बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है। उसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, मगर आपके टीचर्स भी हैं, मगर आपके टीचर्स भी हैं। और कभी कभी आपको लगता है कि यार टीचर ने ये बोला, टीचर ने वो बोला, टीचर ने मुझे मारा, पीटा, मगर जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो सब आपके फायदे के लिए ही किया गया है। मुझे ध्यान है आपको, देखो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे ध्यान है कि यार मेरे जो मैथ्स वाले सर थे ना, कानपुर के बहुत नामी टीचर थे, मगर वो गुस्से भी बहुत थे, मतलब गुस्साइल भी बहुत थे। वो बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। और टीचर भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। ठीक है, बात आज ज्यादा नहीं करते थे, मतलब किसी तरह की, अब तो मान लो काफी फैमिलियर होके बच्चों से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रेंड की तरह बात करते हैं। उस समय बात नहीं करते थे। उनकी एक आदत थी, वो पान खाते थे और खाली समय में बस पढ़ते रहते थे। ज्यादा किसी से बातें आते नहीं करते थे, पढ़ते रहते थे। अब मैं उनके यहाँ पढ़ता था, तो उनकी आदत क्या थी कि यदि आपने गलत बताया या क्वेश्चन ना कर पाए तो बहुत मारते थे। तो इतने डर की वजह से उनका काम कभी नहीं छोड़ते थे हम लोग, कभी नहीं छोड़ते थे। पढ़ाते ही बहुत अच्छे थे। ठीक है, और वो ऐसे नहीं मारते थे कि लाओ डंडे से मार दे या ऐसे कर दें, ऐसे बाल पकड़ के यो यो नचाते थे, यो फेंक देते थे। पैर में पैर, देखो पैर में पैर रखा और ये नीचे किया, गद गद गद, मतलब बिल्कुल देसी पिटाई होती थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था, हम मतलब उनका काम जरूर करके ले जाते थे। मैथ्स में कभी नंबर नहीं कमाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, खूब पढ़ाई करते थे। तो उस समय मुझे लगता था कि यार ये सनकती हैं, छोटी छोटी बात पे मारते हैं, छोटी छोटी बात पे मारते हैं। मगर अब मुझे समझ में आता है कि उनके थोड़े डर की वजह से मैं पढ़ ज्यादा जाता था। मतलब मैं यदि मान लो कहीं बाहर भी गया हूं, शादी में गया हूं या कहीं घूमने गया हूं या खेलने में टाइम बर्बाद हो गया है, फिर भी रात में टाइम निकाल के उनका काम जरूर कर लेते थे। क्यों? क्योंकि पता है कि यदि उनके रडार में फंसे तो भाई वो कैसे मारेंगे पता नहीं। और उस जमाने के गार्जियन भी थोड़े अलग टाइप के होते थे। यदि कहीं ये पता चल जाए कि इस टीचर ने मारा है तो उसी के पास तुम्हें पढ़वाएंगे, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। यदि मैं घर में जाके ये बता दूं ना कि ये मैथ्स वाले सर मारते बहुत है, तो भाई मुझे वहीं पढ़ाया जाएगा और कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, कि तुम यहां पे ही ठीक रहोगे, तुम यहाँ पे ही ठीक रहोगे। जैसे आजकल के बच्चे हैं, मान लो उनको डांट दिया गया, मार दिया गया, तो उनका ईगो आ गया, फिर उनके गार्जियन भी जाके टीचर से लड़ जाते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को मारा क्यों, वो पढ़े या ना पढ़े, तुमने मारा क्यों। अब भाई वो पढ़े या ना पढ़े, मारा क्यों। पहले उल्टा होता था, नहीं पढ़ रहा है, अरे सर ना पढ़े ना तो इसको खूब मारा करो, इसको खूब मारा करो। तो भाई हम लोग तो बहुत मारे जाते थे, हम लोग मतलब मैथ मारा जाता था। ठीक है, मैथ मारा जाता था, जिसकी वजह से मैं मगर पढ़ भी लेता था खूब, कुछ डर की वजह से। और कुछ टीचर, ऐसा नहीं कि सारे टीचर एक ही जैसे होते। देखो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके, एक डर की वजह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका चलता था, ऐसा नहीं है। फिजिक्स वाले सर हमारे बिल्कुल नहीं मारते थे, फिजिक्स वाले सर हमारे बिल्कुल नहीं मारते थे, वो पढ़ाते थे सिर्फ। और केमिस्ट्री वाले सर मिला जुला था, मिले जुले थे, मतलब वो मारते भी थे और पढ़ाते भी थे, हंसाते भी थे। और भाई उनका वेट बहुत था, वो जो पुराने जमाने की बुलेट है ना, उससे आते थे ऐसे दर 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 दर, और वेट बहुत था। और पढ़ाते भी थे और खेलते भी रहते थे, और गुस्सा आ गए तो गदगदा देते थे, दौड़ा दौड़ा के मारते थे। तो हर टीचर का अपना अपना फ्लेवर है, अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, मगर गलत नहीं है, इंटेंशन किसी का गलत नहीं है। भाई मान लो मैथ्स वाले सर जो हम लोगों को मारते थे, तो ऐसा थोड़ी है कि इसलिए मारते थे कि उनको मारना अच्छा लगता है। उनकी थ्योरी ये थी कि यार डर की वजह से थोड़ा ज्यादा पढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री वालों की थ्योरी ये थी कि यार जब जरूरत हो तब मारो, नहीं तो आराम से बोलो, आराम से करो। फिजिक्स वालों की थ्योरी ये थी कि यार ये पढ़ लेंगे, बस पढ़ाते रहो। तो गलत कोई नहीं था, सब अपने इंटेंशन में सही थे, तरीका अलग होता है। अब जैसे देखो तुम ही हो, बैटिंग करने का सबका तरीका अलग अलग है, मगर सभी लोग 100 बनाना चाहते हैं ना।
ऐसा थोड़ी है कि कोई बैट्समैन जा रहा है और वो सोच रहा है नहीं मैं तो 0 पे आऊंगा। वो यही सोच के आता है कि मैं आज इतने रन बनाऊंगा कि कोई नहीं बनाएगा। मगर सबके बैटिंग करने का तरीका अलग है, सबका इंटेंशन अलग है, अलग इंटेंशन के साथ बैटिंग हो रही है। उसी तरह से टीचिंग का है, सबका इंटेंशन एक है कि सिलेक्शन कराना है, सबके तरीके अलग अलग है, मेथड अलग अलग है। अब जैसे मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूं, मैं पहले आपकी जगह पे खुद आता हूं कि यदि मैं बच्चा हूं तो क्या मैं इस बात को समझ पाऊंगा, क्या ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है कि बच्चों को आसानी से आ जाएगा? नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं है इजी तो फिर मैं उसको इजी बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं बच्चा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ाने से फायदा ही क्या है। मेन तो है उसको समझ में आए। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को मैं अपने लेवल पे इजी बनाता हूं, जैसे बच्चे को आराम से समझ में आए, इस हिसाब से टीचिंग चलती रहती है, हाँ, इस हिसाब से टीचिंग चलती रहती है। और वो दिन मार खाने वाले दिन थे, मगर फिर भी बहुत अच्छे थे। आज के दिन भी अच्छे हैं, मगर वो दिन भी मेरे बहुत अच्छे थे। वो बात अलग है, मैं डेली दिन में एक बार तो मार खा ही जाता था। ठीक है, घर में खा गया, घर से बच गया तो स्कूल में खा गया, स्कूल से बच गया तो ट्यूशन में खा गया, मतलब कहीं ना कहीं तो पड़ ही जाता था, किसी ना किसी के रडार में तो आ ही जाता था। घर के रडार में आ गया, वहां से बच गया तो स्कूल के रडार में आ गया, स्कूल से बच गया तो ट्यूशन के रडार में आ गया, सबसे बच गया तो उस दिन मेरी जीत है। उस दिन मेरी जीत है कि आज भाई सुबह से शाम तक किसी ने नहीं मारा है, तो ये मेरी जीत है, ये मेरी जीत है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। पुराने दिन याद दिला दिए हैं तुम लोगों ने। टीचर्स डे को प्रोग्राम होते थे, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। अच्छा, कुछ भी कहो, ठीक है। मतलब टीचर का मैं काफी क्लोज रहता था, मोस्टली सभी टीचरों के, या तो पढ़ने की वजह से या नेचर की वजह से, जैसे भी बोलो, काफी क्लोज रहता था। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीजें। चलो पढ़ा देता हूँ, है ना, नहीं तो टाइम हो जाएगा। नहीं यार, मुझे एक्चुअली मेरे में दिक्कत एक है, मुझे डांस नहीं आता है, मुझे गाना गाना नहीं आता है, ठीक है, मुझे शायरी मारना नहीं आता है ना। क्वालिटीज बहुत कम है मेरे में। मेरे में जो क्वालिटीज है ना बहुत कम है। मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को सच बोलना आता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों से ज्यादा झूठ नहीं बोलता मैं। चलो आ जाओ। अब देखो, अच्छा हाँ, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से पहले कॉमन आयन इफेक्ट, हम लोग भूल गए। देखो, एक बच्चे ने लिखा तो मुझे याद आ गया। देखो, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ते हैं पहले। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ते हैं, और ये हेडिंग आपको आती है, बस मुझे आपको याद दिलाना है। जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी ना, वैसे ही मुझे याद दिलाना है तुम्हें। तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट आता है, बस मुझे याद दिलाना है। अब देखो, याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, देखना अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। कितने टैलेंटेड हो देखना, अभी तुम्हें अपने ऊपर गर्व होने लगेगा कि सर मैं बहुत टैलेंटेड हूं। देखो बच्चों, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, एस्टिक एसिड भर दिया। क्या भरा मुन्ना, मुन्ना क्या भरा है, एसिटिक एसिड। ये एस्टिक एसिड भरा हुआ है, ये देखो। अब एस्टिक एसिड जब आपने इसमें भरा तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इसका डिसोसिएशन ऐसे होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट होगा, ऐसे ऐसे, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुई। क्लियर है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुई, है ना। अब जरा गौर से देखो, एस्टिक एसिड का अल्फा अभी 5% है, सपोज करो एस्टिक एसिड का अल्फा अभी 5%। अब बस मुझे ये बताना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या मैंने पढ़ाया है, आप बस बताना, ठीक है। यदि एच आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज,
कर दिया जाए तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? यदि एच आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सारे बच्चे बताएं, आंसर दो। यदि मैं एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, यदि मैं एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? यदि आप एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है? मैंने पढ़ाया है पीछे। ली चटेरियल प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं? अपोज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अपोज करते हैं। यदि आप एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हम कम करेंगे। अब एच आयन का कंसंट्रेशन तुमने बढ़ाया है, मुझे कम करना है, तो मैं पीछे आ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये सही है? सारे बच्चे बताएं, क्या ये बात सही है? ये पीछे पढ़ाया गया है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो क्या होगा? देखना, तो क्या अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी? बताओ यस या नो। बताइए यस या नो। यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो एसिटिक एसिड का अल्फा कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? अभी 5 डिसोसिएट हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल इधर आ गए तो अब 3 डिसोसिएट हो रहा है। भाई 100 में से 5 डिसोसिएट हो रहा था, इक्विलिब्रियम पीछे आ गया तो अब 3 डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? और ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब इसी बात को नए डिजाइन के साथ, नई लैंग्वेज के साथ बोला गया है। कैसे? अभी देखना, मैं सिखाता हूं कैसे, मैं अभी इसको सिखाता हूं। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसी बात को मैं नए लैंग्वेज के साथ बताता हूं, उसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। कैसे, जरा समझना। देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। अब इसमें मैंने एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ाया, मगर कैसे बढ़ाया ये नहीं बताया। मैंने कैसे बढ़ाया ये नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूं। यदि एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम है, इसमें मैं HCl डाल दूं तो क्या होगा? बताओ। जब एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम में HCl डाल दोगे तो एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? इसके पास एच आयन है ना। तो कंटेनर में एच आयन आ गए, और कंटेनर में एच आयन आ गए तो एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया। भाई आपने एसिटिक एसिड डाल दिया तो कंटेनर में एच आयन बढ़ गए, Cl आयन भी बढ़ गए, मगर Cl आयन इक्विलिब्रियम में शामिल ही नहीं है। तो जब एच आयन बढ़ गया इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम पीछे आ गया। इसी को यहां कॉमन आयन इफेक्ट नाम दिया जाता है। जिसमें इक्विलिब्रियम बनी हुई है, यदि वही आयन डाल दिया गया तो उसको कहते हैं कॉमन आयन। तो इनका कहना है कि यदि कॉमन आयन डाल दिया गया तो कॉमन आयन का क्या इफेक्ट आएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड वीक बेस शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। तो यही बात इस तरह से बोल दी गई है। देखो इसी बात को इन्होंने इस तरह से बोला है। किस तरह से बोला है? इन प्रेजेंस ऑफ, गौर से देखो, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, in presence of common ion, degree of dissociation of weak electrolyte, weak electrolyte का मतलब weak acid, weak base, weak acid, weak base, है ना, ठीक है, ETC।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैंने बता दिया है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन जिसकी वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? देखिए ठीक है, HCl added in acetic acid solution, so degree of dissociation of acetic acid decreases due to कॉमन आयन। अब देखो यहां इन्होंने नाम अलग दिया। अलग क्यों दिया? देखो जब एस्टिक एसिड की इक्विलिब्रियम थी ऐसे, ये देखो एस्टिक एसिड की ये इक्विलिब्रियम बनी थी। अब आपने उसमें एचआईन मिला दिया, HCl डाल दिया। तो जब इस इक्विलिब्रियम में HCl डालोगे तो एचआईन के नंबर बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 100 में से 5 डिसोसिएट हो रहा था तो ये ऐसे था। अब ये 5 डिसोसिएट हो रहा था तो 5 5 था। अब आपने HCl डाला तो इसके नंबर क्या हो गए? बढ़ गए। 5 प्लस 20 HCl डाल दिया तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पीछे आ गया। तो ये डिसोसिएट हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 2 डिसोसिएट हो गया तो ये 3 प्लस 20 हो गया। अब ये 2 डिसोसिएट हुए तो ये 2 फॉर्म हो गया तो ये 97 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अब 3 डिसोसिएट है। पहले कितना डिसोसिएट था? 5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। इस चीज को यहां कॉमन आयन नाम दिया जाता है, जबकि ये बात तो हम पहले से ही जानते थे, बस नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। ये बात तो हम पहले से जानते थे कि कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा ड्यू टू ली चटेरियल प्रिंसिपल। मगर यहां पर इसको नाम दे दिया गया कॉमन आयन इफेक्ट कि जो इक्विलिब्रियम बनी हुई है यदि उनमें से किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया, कॉमन आयन को डाला गया। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब जो इक्विलिब्रियम बनी है उसमें जो आयन है यदि उन्हीं आयन को डाल दिया गया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। इसको इन्होंने नाम दिया कॉमन आयन इफेक्ट। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये तो हम पहले से जानते थे, बस नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है ना। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि इस पर क्वेश्चन, तो देखो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, बता रहा बच्चों। NaCl involve in given equilibrium क्या है? ये देखो, ये इक्विलिब्रियम, इसमें NaCl मिलाया गया है। In addition of NaCl, degree of dissociation of AgCl is A, increases
B decreases, C no effect, none of these। बताओ भाई, बताइए। तो इक्विलिब्रियम क्या है ये? अब इसमें जो आप मिला रहे हो वो देखो आयन कॉमन है। आयन कॉमन होने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाया है। आयन कॉमन होने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाया है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो अल्फा कम हो जाएगा। मगर इसको क्या कहेंगे? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पे इसी चीज को कॉमन आयन बोला जाता है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर इसका नाम रखा जाता है कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब जरा देखो बच्चों, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और सॉल्बिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्बिलिटी की, फिर बात करेंगे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की, ठीक है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किसकी सॉल्बिलिटी की चर्चा करते हैं, पहले तो ये समझो। हम स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की चर्चा करते हैं। स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी लेस soluble in aqueous solution, in aqueous solution। हम ऐसे सॉल्ट की चर्चा कर रहे हैं जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में ना के बराबर है, उनको बोला जाता है स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हाँ, उनको बोला जाता है स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, SPAR आइस, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में ना के बराबर है। ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में ना के बराबर है ना। सॉल्बिलिटी पानी में, सॉल्बिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ना के बराबर है, ना के बराबर है मतलब बहुत कम है। मतलब क्या? बहुत बहुत कम है सॉल्बिलिटी। ऐसे सॉल्ट को स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। इनकी सॉल्बिलिटी की वैल्यू, इनकी सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत 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 छोटी होती है, 1 से बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो सॉल्बिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी ऐसे सॉल्ट की। तो अब हम जिन सॉल्टों को पढ़ रहे हैं उनकी सॉल्बिलिटी हमेशा लेस देन होगी। और सॉल्बिलिटी को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं किससे? सॉल्बिलिटी को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं स्मॉल एस से। ये देखो स्मॉल एस से, ठीक है। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन है? ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में ना के बराबर है। अब बात आती है सॉल्बिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो देखो सॉल्बिलिटी की डेफिनेशन क्या है, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल है उसको बोलते हैं मोलरिटी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट है उसको बोलते हैं सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट dissolve total amount of salt dissolve in 1 liter of
सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट डिसॉल्व है एट सैचुरेटेड स्टेट या कंडीशन। जब सैचुरेशन आ जाए उस जगह पे चेक करते हैं। जब सैचुरेशन आ जाए का मतलब जिसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाए, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है उस समय, कि 1 लीटर इक्वस सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट डिसॉल्व है उसको सॉल्बिलिटी कहते हैं। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल हैं उसको मोलरिटी कहते हैं, उसी तरह 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्ट डिसॉल्व है उसको सॉल्बिलिटी कहते हैं। तो फार्मूला क्या है? सॉल्बिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यदि आप देखो तो यूनिट क्या बनी? यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी, यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी बनी ग्राम पर लीटर, है। यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी क्या बनी? ग्राम पर लीटर। अरे भाई सॉल्बिलिटी की वैल्यू, अच्छा उल्टा लिखा है, सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से, अच्छा हाँ नहीं सही लिखा था यार, सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, 1 उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। तो देखो यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी क्या बनी? ग्राम पर लीटर। यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी क्या बनी? ग्राम पर लीटर। अब देखो एक बार मैं इन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करता हूं। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में ना के बराबर है, ऐसे सॉल्ट को स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी और 1 से बहुत छोटी होगी। अच्छा सॉल्बिलिटी को स्मॉलेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्बिलिटी होता क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है एट सैचुरेटेड स्टेट इज नोन एज सॉल्बिलिटी। तो फार्मूला बनाया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है जरा गौर समझो, यहां पर आप सारे बच्चे गौर से ध्यान देना। होता क्या है जब सॉल्ट की इक्विलिब्रियम बनती है, तो देखो सॉल्ट की इक्विलिब्रियम ऐसे बनती है कि नहीं भाई? इसकी इक्विलिब्रियम ऐसे बनेगी, क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इनकी सॉल्बिलिटी क्या है? ना के बराबर, ऐसे। अब ये सॉलिड है, ये इक्वस है, ये इक्वस है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ सब लोग, ऐसा ही तो लिखोगे। हाँ, अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नया नाम दे दिया जाता है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नया नाम दे दिया जाता है केएसपी। ये देखो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि सॉलिड के कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है, सॉलिड के कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड है। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नया नाम दे दिया जाता है केएसपी। केएसपी क्या है? इसको बोला जाता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ये स्पेशली स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन के लिए बनाया गया है। ये देखो ये स्पेशली स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन के लिए बनाया गया है केएसपी। तो केएसपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ 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 टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी और किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब गौर से देखो, सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा है? जब हम केएसपी लिखते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन लिखा जाता है, एक्टिव मास लिखा जाता है। और एक्टिव मास क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन होता है। एक्टिव मास क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। तो सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन ये है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
यूनिट है ग्राम पर लीटर, मगर यहां पे यूनिट क्या लिखी है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है। तो सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर होती है, मगर हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में इसे मोल पर लीटर के टर्म में पढ़ते हैं, मोल पर लीटर के टर्म में पढ़ते हैं। चेक करो, ये देखो, ये मोल पर लीटर है। तो ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी को मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो, यदि मोलर सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर है तो मोल पर लीटर कैसे बनाओगे बताओ? तो देखो जरा बच्चों, ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी हमें चाहिए, तो यदि मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? यदि मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? सब बच्चे बताएं, यदि मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ भाई सारे बच्चे, यदि मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। ग्राम पर लीटर मास बन जाएगा। तो मोल पर लीटर में सॉल्बिलिटी निकाल के उसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी आ जाएगी। तो ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी स्मॉल एल होती है ना, तो ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर। ये देखो, ये होगी। अब क्वेश्चन में देखे रहना कि सॉल्बिलिटी की यूनिट क्या दे रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को चेंज करते रहना, मगर यहां पर हमेशा मोल पर लीटर डालना है, यहां पर हमेशा मोल पर लीटर डालना है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केएसपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि केएसपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहां पर यूनिट मोल पर लीटर मिलेगी। अब देखो मैं इसको थोड़ा करके दिखाता हूं, इसको मैं करके दिखाता हूं। जैसे ये AgCl है, अब ये पानी में डाला गया तो इस तरह से इक्विलिब्रियम बनी, Ag आयन इक्वल्स Cl आयन इक्वल। किसी ने कहा AgCl की सॉल्बिलिटी S है, AgCl की सॉल्बिलिटी क्या है? S, T इक्वल टू 0 पर। तो ये अब जब इक्विलिब्रियम आई T सेकंड के बाद, T सेकंड के बाद जब इक्विलिब्रियम आई तो देखो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया S, ये हो गया S। जितना ये ब्रेक होगा उतना ये फॉर्म होगा, उतना ये फॉर्म होगा। तो S ब्रेक हुआ, S फॉर्म हुआ, S फॉर्म हुआ। अब यहां पर यदि कोई बच्चा गौर से देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार सर ने या तो गलत लिखा है या ये रिप्रेजेंटेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई थोड़ा गौर से देखेगा, कैसे बताता हूं। आपने साइन इक्विलिब्रियम का लगा है, हाँ, तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म कैसे हो सकता है? अब जब खत्म हो गया तो इक्विलिब्रियम कैसी? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, तो जब इक्विलिब्रियम का साइन है तो यहां 0 कैसे लिखा जा रहा है? यहां 0 कैसे लिखा जा रहा है? तो गौर समझो, हमने सिर्फ वो अमाउंट दिखाया है जो सॉल्युबल है, हमने इसका टोटल अमाउंट दिखाया ही नहीं है। और टोटल अमाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है, इनिशियल अमाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट इक्वेशन में आएगा ही नहीं, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आएगा ही नहीं। तो जब रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आएगा ही नहीं तो हम इसको दिखाएं क्यों? रियलिटी में ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये रिप्रेजेंटेशन है। देखो रियलिटी में रिप्रेजेंटेशन ये है, मगर मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और रिएक्टेंट जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कभी लिखा ही नहीं जाएगा। तो जब वो लिखा नहीं जाएगा तो उसको हमें दिखाने की जरूरत क्या है? ये देखो, अब टोटल इसका C अमाउंट था, C में से S अमाउंट डिसोसिएट हो गया। S कौन सा अमाउंट है? जो पानी में गया है। अब जो पानी में गया है उसी के तो आयन आएंगे, तो C में से S डिसोसिएट हुआ, S फॉर्म हुआ, S फॉर्म हुआ एट T सेकेंड, या कह दो इक्विलिब्रियम। ये देखो, हमको ऐसे दिखाना चाहिए मगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ये चीज क्यों नहीं मेंशन करते हैं? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट आएगा ही नहीं, तो हम मेंशन ही नहीं करते। हम वो पार्ट मेंशन करते हैं जो सॉल्युबल है, हम टोटल पार्ट मेंशन ही नहीं करते हैं।
तो यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा समझदारी से इसको देखा तो वो कहेगा यार, कंफ्यूजन आ जाएगा उसको कि या तो ये गलत लिखा है या मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये लिखा कैसे है। S00 0 SS, रिएक्टेंट जीरो हो गया, और रिएक्टेंट जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम कैसे है। तो अब आप समझ पाए, ये लिखा होने का मतलब ये लिखा है, मगर हम इनिशियल वैल्यू दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वो कभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं तो हम क्या टेंशन लें कि मैंने कितना डाला था, उसमें से कितना सॉल्युबल है। हम सिर्फ सॉल्युबल पार्ट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आएगा, वो इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन आएंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब इसका केएसपी लिखो, तो आप लिखोगे केएसपी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड, तो लिखोगे नहीं। इसकी वैल्यू क्या है? एस। इसकी वैल्यू क्या है? एस। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्बिलिटी में रिलेशन आ गया, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्बिलिटी में रिलेशन आ गया। अब यहां की सॉल्बिलिटी की यूनिट पूछूं, बताओ क्या लिखोगे? इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, एक्टिव मास है। एक्टिव मास की यूनिट मोल पर लीटर होती है। एक्टिव मास की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो इसका मतलब ये मोल पर लीटर के फॉर्म में लिखें। अरे प्रभु, मोल मॉलिक्यूलर वेट का डिवीजन, मॉलिक्यूलर वेट का डिवीजन नहीं होगा। सही लिखा है, सही लिखा है बेटा। इससे इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो? इसको देख रहे हो। ग्राम में जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोल बन जाएगा। ये ऐसे कर दो तो अब देखो ये आ गया। जो बच्चा कंफ्यूज है वो ये देखो, मोल बनाने के लिए क्या करते हैं? मोल बनाने के लिए ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करते हैं। ये देखो, ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड किया, मोल बन गया। तो यार ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। कोई बच्चा था आर्यन, आर्यन, ये और ये एक ही चीज तो लिखा है। अरे भैया प्रभु, मोल कैसे लिखते हो? इसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मोल का फार्मूला क्या है? ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक तो खुश हो? यहां तक खुश हो? अच्छा, मैंने दोनों तरफ लीटर से डिवाइड कर दिया, मैंने दोनों तरफ लीटर से डिवाइड कर दिया। अब बताओ क्या आएगा? अब यही तो आएगा, ग्राम, ठीक है, देखते जाओ। ग्राम लीटर है इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और देखो यही लिखा है, यही लिखा है। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई लगेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं। देखिए, अब सपोज कर लो कि हमारे पास कोई सॉल्ट इस तरह का है। हमने सपोज किया हमारे पास कोई सॉल्ट इस तरह का है और इसकी सॉल्बिलिटी है S। इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है? S, स्मॉल s, मोल पर लीटर, ऐसे। अब ये डिसोसिएट हो रहा है, तो ये डिसोसिएट कैसे हुआ? A कितने हैं? X, B कितने हैं? Y। अब इसकी पावर क्या लगेगा? इसकी पावर क्या लगेगा? टोटल सम कितना है? 0। तो x प्लस वाई पॉजिटिव, x प्लस वाई निगेटिव, सम 0। अब इसकी सॉल्बिलिटी है S, इसकी 0 0, ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां सॉल्बिलिटी लिखी है, सॉल्बिलिटी तो 100% डिसॉल्व हुई। तो कितना आया? x इंटू एस, वाई इंटू एस एट इक्विलिब्रियम। क्यों? जब ये 1 मोल ब्रेक होगा तो x मोल फॉर्म होगा, तो s मोल ब्रेक होगा तो x इंटू एस फॉर्म होगा। 1 मोल ब्रेक होगा, y मोल फॉर्म होगा, तो s मोल ब्रेक हुआ है, y इंटू एस मोल फॉर्म होगा। अब आपने KSP लगा दिया। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दूं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर y। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, x की पावर x इंटू वाई की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर y। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y, इनको जोड़ दिया है। तो देखो केएसपी और सॉल्बिलिटी में जर्नल रिलेशन क्या आ गया, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। यदि हमें तुरंत के तुरंत सॉल्बिलिटी और केएसपी में कभी रिलेशन लिखना है तो आप ये याद रखो। और सॉल्ट कैसा है ये, अब देखो ये कैसे लिखा है, आप गौर से देखना सारे बच्चे, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। ये देखो, ये देखो, यदि किसी ने मुझे ये सॉल्व दिया, देखो अब आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। अभी मैंने इसका निकाला था, अब इसने कहा कि AgCl एक सॉल्ट है, इसका केएसपी और सॉल्बिलिटी में रिलेशन बताओ। तो यहां x की जगह कितना है 1, y की जगह कितना है 1, तो केएसपी इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। तो रिलेशन क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब देखो आप यही निकाल के लाए थे, पीछे पीछे चेक करो, यही निकाला है, ये देखो। तो अब हमें करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे ये है, किसी ने कहा यार इस सॉल्ट का आप निकालो कि सॉल्बिलिटी क्या आएगी, तो हम क्या निकालेंगे, देखो केएसपी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की जगह क्या है 1, वाई की पावर वाई, सॉल्बिलिटी की पावर एक्स प्लस वाई। तो ये बना जाके 4x की पावर 3, 4x की पावर 3। क्योंकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये रिलेशन थोड़ा याद रखना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल पाओगे, जवाब दे पाओगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन बिटवीन सॉल्बिलिटी of SBI2S3 salt, solubility of Bi2S3 salt and solubility product, solubility product A। ठीक है, आपको बताना है, हाँ A, B, C, D। बताओ कौन सा रिलेशन सही है। तो अब आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। केएसपी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्बिलिटी की पावर एक्स प्लस वाई। तो ये 4 हो गया, ये 27 हो गया, और ये पावर 5 हो गई। तो पावर कितनी आएगी 5, 5 है 5 है 4 है, ये गलत हो गया। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो,
7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, कोई बच्चा डरेगा नहीं। अब देखो, मैं सीएचडी भी लिख रहा हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाए। देखिए, सीएचडी पहले मैंने पढ़ाया कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने क्या पढ़ाया? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कॉमन आयन का इफेक्ट, कॉमन आयन का इफेक्ट। और वो क्या होता है? वो क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, या कोई सॉल्ट हो सकता है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन। और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया। तो कॉमन आयन मिलाने से हमेशा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा कम होगा। कॉमन आयन इफेक्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। क्यों? ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी पे पकड़ता ही नहीं है कि नहीं? कॉमन आयन का इफेक्ट कंसंट्रेशन पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, फिर मैंने पढ़ाया सॉल्बिलिटी क्या है। तो मैंने आपको सॉल्बिलिटी क्या पढ़ाई? मैंने आपको पढ़ाया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter of solution। ये मैंने आपको सॉल्बिलिटी पढ़ाई। तो मैंने कहा इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एस ग्राम पर लीटर सॉल्बिलिटी इक्वल टू, फार्मूला क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो, यूनिट आ गई ग्राम पर लीटर। अब सॉल्बिलिटी को कहो मोलरिटी कहो, या इसको बोलो सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर मोल पर लीटर, सॉल्बिलिटी इन मोल पर लीटर। तो क्या रिलेशन होगा? सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू सॉल्बिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसको इधर ले आया, बात वही है, ये बात बताई। फिर मैंने आपको यह बताया कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू, क्यों? क्योंकि हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए सॉल्बिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 1 से बहुत छोटी होगी। ध्यान रखिएगा, 1 से बहुत छोटी होगी।
अब मैंने आपको पढ़ाया रिलेशन कि सॉल्बिलिटी और केएसपी में क्या रिलेशन है, एंड केएसपी। मैंने सपोज किया कि ये हमारा सॉल्ट है AXBY जो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका केएसपी क्या बनेगा, केएसपी इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। इसमें ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम बन रही है, तभी तो इक्विलिब्रियम बन रही है। जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, तभी तो उनमें इक्विलिब्रियम आ रही है ना। यदि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगी? तो सॉल्ट दो तरह के हैं, ऐसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ ऐसे भी हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जनरली आपके हिस्से में जो सॉल्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, मगर इस हेडिंग में जितने भी सॉल्ट लिए जाएंगे वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है, पानी में बहुत कम सॉल्युबल है। इसी वजह से स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसी सॉल्बिलिटी जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में बहुत कम है, ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में बहुत कम है, ना के बराबर है, उनको स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। अब ये मैंने आपको पढ़ाया, अब इस चीज को मैं थोड़ा और अच्छा कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, डरिएगा नहीं। अब देखो बच्चों, इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इससे क्या होगा आपको अभी देखो पता चलेगा, मेरी बात को समझिएगा। ये रिलेशन लिखा है, यदि मैं इस चीज को इसके नीचे ले आऊं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, सॉल्बिलिटी इक्वल टू, किसी बच्चे को बुरा लगेगा? देखना मैंने क्या लिखा है, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर 1/x प्लस y। कैसे? देखो ये इसके नीचे गया तो KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ये पावर है, तो जब पावर हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा ना, पावर हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, है कि नहीं? ये देखो पावर हटाया रूट लग गया। अब कहीं ये लिखा है तो क्या लिखोगे जरा बताओ, ये लिखा है, अब इसको बताओ कैसे लिखोगे? तो यार यही तो आएगा, 27 इसके नीचे गया, अब तुमने पावर हटाई तो वो रूट में चली गई, वही तो लिखा है। अब इससे होगा क्या? अब गौर से समझिएगा मेरी बात, इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएंगे, मगर थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। वो मैथमेटिक्स क्या है मैं समझा रहा हूं, देखो अब कई केस बताता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 1, मान लो आपके पास 3 सॉल्ट है, जिनका, मान लो आपके पास 3 सॉल्ट है, हमारे पास है सॉल्ट, देखो मैं सॉल्ट लिख दे रहा हूं, AX, AX2, AX3, ये 3 सॉल्ट है, ये क्या है? सॉल्ट है, ठीक। अब इनके KSP इक्वल है, KSP इक्वल है, इक्वल है, तो इनकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी, तो इनकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो देखो आप थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, ये चीज कांस्टेंट है, हाँ, अब जितनी बड़ी ये चीज होगी उतना छोटा ये आएगा, चेक करो, ये चीज कांस्टेंट है, सॉल्बिलिटी सबके लिए इक्वल है, KSP सबके लिए इक्वल है कि नहीं है? हाँ, तो जब KSP सबके लिए इक्वल है तो x और y की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ये वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। किसी ने कहा क्यों? ध्यान रखिएगा,
यदि केएसपी इक्वल हो तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि केएसपी की वैल्यू लेस देन 1 है, और लेस देन 1 के ऊपर पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सब लोग देखो। ये है 10 की पावर 4, इसके ऊपर आपने पावर लगाई 2, सॉरी पावर लगाई 1/2, तो कितना आया? 10 की पावर 2 आया। वैल्यू क्या है? घट रही है, चेक करो। अब लिखो 10 की पावर -4, अब इस पर रूट लगा दो, अब बताओ वैल्यू क्या आई? अब वैल्यू देखो बढ़ रही है। तो यदि एक से छोटी वैल्यू पर पावर बढ़ाओगे 1 में, रूट बढ़ाओगे, एक से छोटी वैल्यू पर रूट बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और सॉल्बिलिटी हमेशा एक से छोटी वैल्यू है। तो जब सॉल्बिलिटी एक से छोटी है तो उसका केएसपी भी एक से छोटा है। भाई जब सॉल्बिलिटी एक से छोटी है तो केएसपी इक्वल है, मगर इस केएसपी की वैल्यू हमेशा एक से छोटी ही आएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्बिलिटी एक से छोटा है। इक्वल है मगर छोटा होगा एक से, तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतना बड़ा रूट लगेगा, और जितना बड़ा रूट लगेगा वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी। ये मैथमेटिक्स लगाई है। ऐसे क्वेश्चनों को अपने को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के निकाल देना है ड्यू टू मैथमेटिक्स। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक कभी पढ़ाता ही नहीं हूं भाई। मैंने केमिस्ट्री में बस मैथ्स लगाया है थोड़ा सा, कि जितनी बड़ी रूट होगी उतनी बड़ी वैल्यू बाहर आएगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं, जैसे आपको आइडिया रहे कि चलेगा कैसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, गौर से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझे। सॉल्ट AgCl, ठीक है, आप देखते जाओ, MgCl2 एंड AlCl3, ठीक है, AlCl3, सॉल्ट इतना 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 इज KSP 1 × 10 की पावर -20, अरेंज increasing order of solubility of salt। अब इनकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर लगाना है। मैंने कहा भाई इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी सॉल्बिलिटी है, फिर इसकी सॉल्बिलिटी है। मैंने कहा इन सब की सॉल्बिलिटी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि केएसपी बराबर है। मैंने कहा नहीं यार, इसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर मैंने कहा नन ऑफ दिस। अब तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को क्या देखना है? आयन किस में ज्यादा है। देखो, 1 और 1 2 आयन, 1 और 2 3 आयन, 1 और 3 4 आयन, तो आयन इसमें ज्यादा है, तो सॉल्बिलिटी इसकी ज्यादा है। ये आंसर आ गया सी। और आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं आपको। देखो केएसपी निकालना आता है, केएसपी ऑफ AgCl बताओ क्या है? x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। तो S इक्वल टू कितना आ गया? √KSP। √KSP किया तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू ये आई। अब MgCl2 के लिए लगाओ, MgCl2 के लिए लगाओ, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। तो इसकी वैल्यू आ गई, सॉल्बिलिटी की पावर, देखो ये 4 नीचे चला गया, 1/3। अब इसको सॉल्व करो, 10 की पावर -20 डिवाइडेड बाई 4, 1/3।
अब आप इसको ये तो लिख सकते हो ना, देख लो, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा। देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। यदि मैं किसी ऐसे लिख दूं तो क्या बुरा लगेगा? एक मिनट, एक मिनट, ऐसा लिख दूं तो बुरा लगेगा? देखो, इसको मैंने लिख ला 10 इंटू 10⁻⁻21। अब 10⁻⁻21 को कुछ देर के लिए बाहर ले आओ। 10⁻⁻21 को बाहर ले आओ तो 10⁻⁻7 बचा। अब ये वैल्यू एक से बड़ी है। एक से बड़ी वैल्यू का कोई भी रूट एक से बड़ा आता है। एक से बड़ी वैल्यू पे कोई भी रूट लगाओ, मैथमेटिकली एक से बड़ा आएगा, करके देख लो। अब 2 के ऊपर कोई भी रूट लगाओ, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो देखो, ये 1 से बड़ा है और ये 10⁻⁻7। यहां क्या आया था? 10⁻10। अब क्या आया? 10⁻7। तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। 5 जीरो का डिफरेंस है, मतलब 1,00,000 गुना बड़ी वैल्यू है ये। तो देखो, आयन ज्यादा है तो और बड़ी वैल्यू आई है। तो अब आप इतना सॉल्व करोगे बार बार और फिर कंपेयर करोगे, तो मैथ पढ़ो ना। मैथ हमें सिखाती है, मैंने सिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व ही करना करो, मैथ के हिसाब से ये आंसर आएगा। अच्छा, अब अगर आगे आओ, ठीक है। केस नंबर नेक्स्ट 2 समझो। यदि कहीं पे, गौर सुनना, ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट एक जैसे हैं, आयन के नंबर सेम है, ये देखो आयन के नंबर सेम है, नंबर ऑफ आयन सेम है, चेक करो। तो सॉल्बिलिटी क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी जो होगा केएसपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा केएसपी उतना ज्यादा सॉल्बिलिटी। कैसे? ये देखो, x प्लस वाई की वैल्यू सबके लिए सेम है। नंबर ऑफ आयन सेम होने का मतलब x प्लस वाई सेम है। तो जब x प्लस वाई सेम है तो सॉल्बिलिटी केएसपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। यदि x प्लस वाई सेम है तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली के केएसपी प्रोपोर्शनल है। जिसका सॉल्बिलिटी ज्यादा जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा। क्यों? ये सारी चीजें तीनों सॉल्ट के लिए सेम है मगर केएसपी सेम नहीं है। तो जिसका केएसपी ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, ये क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों। मैंने कहा AgCl, AgBr, AgI 3 सॉल्ट है जिनके केएसपी ये दिए है। वन इंटू 10⁻⁻14, 1 इंटू 10⁻⁻18, 1 इंटू 10⁻⁻26। अब मैं पूछ रहा हूं अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी, या पूछ रहा हूं किसकी सॉल्बिलिटी मैक्सिमम होगी, या पूछ रहा हूं किसकी सॉल्बिलिटी मिनिमम होगी। ये देखो, अब आंसर बताओ। बताओ भाई आंसर सब लोग, किसकी सॉल्बिलिटी क्या आएगी? ये देखो, अब नंबर ऑफ आयन क्या है? सेम। तो जब नंबर ऑफ आयन सेम है तो आपको कुछ करना ही नहीं है मैथमेटिकली। आप बस केएसपी देख लो, जिसका केएसपी बड़ा उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। देखो, नंबर ऑफ आयन सेम है, 1 2 1 2 1 2 है। नंबर ऑफ आयन क्या है? सेम। तो बस आपको ये देखना है, आपको ये देखना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब वो क्या कह रहा है? द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, Ag2S, HgS, this रिस्पेक्टिवली,
द सॉल्बिलिटीज ऑफ दीज सल्फाइड आर इन द ऑर्डर। अब देखो इसमें और इसमें आयन के नंबर सेम है, देखो तो इसमें और इसमें आयन के नंबर सेम है, तो जिसका केएसपी ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कॉपर सल्फाइड की सॉल्बिलिटी इससे ज्यादा होगी। ये हमें कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि नहीं। नंबर ऑफ आयन चेक करो, इन दोनों में सेम है, तो जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा। केएसपी किसका ज्यादा है चेक कर लो, दोनों में कॉपर का ज्यादा है, तो कॉपर की सॉल्बिलिटी ज्यादा आनी चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर या तो ये है या ये है। अब ये तो कंफर्म है ना, तो कॉपर के साथ इसका रिलेशन निकाल लो। अब कॉपर की सॉल्बिलिटी कितनी आ रही है, अंडर रूट केएसपी, तो अंडर रूट केएसपी का मतलब अंडर रूट 31, ये आ रही है कॉपर की सॉल्बिलिटी। भाई देखो केएसपी एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और पावर में 1/x + y। इसका फार्मूला याद है ना भाई, सॉल्बिलिटी का फार्मूला क्या है, केएसपी एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, 1/x + y, यही तो बनेगा। केएसपी कितना है कॉपर का ये। अब Ag2S का निकालो, क्यों, क्योंकि आयन के नंबर भी अलग अलग हैं और केएसपी भी अलग अलग है, तब तो निकालना ही पड़ेगा। केएसपी दोनों का अलग अलग है, आयन के नंबर भी अलग अलग है, तो अब तो रूल लग नहीं पाएगा, अब तो मैथ्स लग नहीं पाएगी, तो अब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। केएसपी एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, केएसपी की पावर x + y, तो ये आया ऐसा। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो यार मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये देखो इसका मतलब बराबर में आएगा 10 की पावर -15। अब ये कितना आएगा, 31 का आधा क्या होता है 10 की पावर -15, इसको 32 लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको 32, 10 इंटू 32। अब 10 का अंडर रूट कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो इसकी सॉल्बिलिटी ये आ रही है। अब इसकी सॉल्बिलिटी क्या आएगी, ये 2.5 है, 2.5 का अंडर रूट 1 से तो बड़ा ही आएगा ना, ये देखो 1 से तो बड़ा ही आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने सही कैलकुलेशन की है, मैंने सही कैलकुलेशन की है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि बहुत नियरेस्ट वैल्यू है, बहुत नियरेस्ट वैल्यू है। 10 की पावर -31 है, तो 10 की पावर -31 की वैल्यू लगभग यही आएगी, है ना। और 10 की पावर -15 44 है, तो 44 को मैंने क्या किया, हाँ अब इसको डिवाइड किया तो 2.5। अब 2.5 का अंडर रूट 1 के आसपास ही बनेगा, क्यूब रूट है, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो ये बड़ा आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो बात समझ पाए, तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी यदि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे, ये वाले। यदि केएसपी इक्वल है तो जिसमें आयन ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा, यदि नंबर ऑफ आयन इक्वल है तो जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा, जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा। केस नंबर 3, यदि दोनों वेरिएबल है तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। केस नंबर 3, अब केस नंबर 3 समझो, मान लो नंबर ऑफ आयन भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ आयन सेम नहीं है, और केएसपी भी सेम नहीं है, तो अब आप मैथमेटिकली डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल सकते। अब मैथमेटिकली डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल सकते, अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करोगे, इस फार्मूले से।
सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स के एस पी अपॉन एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सॉल्व करना है ना। ओ एक मिनट रुक जाओ। अब आप सॉल्व करोगे तभी ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेट कर रहा है? तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला केस जब भी आएगा टफ होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वाला केस जब भी आएगा टफ होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब क्या है? अब सॉल्व करके अरेंज करना होगा, अरेंज करना होगा सॉल्बिलिटी को। अब बिना सॉल्व करे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। इतना कॉन्सेप्ट समझे? इस पर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन आया, कई बार क्वेश्चन आया। अब जैसे देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन करो, पहले इसको करो। केस नंबर 3 पर बेस्ड क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल कराएंगे, अभी कराएंगे, परेशान ना हो। इस क्वेश्चन को करो, पहले पढ़ो। केएसपी ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इज इतना। द सॉल्बिलिटी ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इन मोल पर लीटर। किसमें चाहिए? मोल पर लीटर में। तो फार्मूला क्या है? सॉल्बिलिटी इक्वल टू केएसपी अपॉन एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब रखो वैल्यू। सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या है? -73। अब x की पावर x की पावर x 4 डायरेक्ट लिख दूं, y की पावर y 3 की पावर 3 27। तो अब काटो, ये आया ऐसे 100। अब देखो 4 से उड़ाया 27 आया, 27 से उड़ाया कट गया, तो ये आ गया। पावर लगाना तो भूल ही गया। अब ये आ गया 10 की पावर -75 की पावर 1/5। अब 10 की पावर -75 कितना होता है? पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई। अब इसको 5 से डिवाइड करके बताओ। 5 एकम 5, 5 से डिवाइड करके बताओ। 5 एकम 5 और 2 हो गया, 5 25 15। 10 की पावर -15 आ रहा है, ये आंसर आ गया। 10 की पावर -15 है ना। ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी जेई का है, इंटीजर मींस। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सिंपल है। टू सॉल्ट A2X MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो दो सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है, इनके सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है, दोनों के सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बराबर है। ये देखो, द रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉल्बिलिटी इज, द रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉल्बिलिटी इज, उनका रेशियो पूछ रहा है। मतलब सॉल्बिलिटी किसकी पूछ रहा है? A2X डिवाइडेड बाई सॉल्बिलिटी MX। अब यदि ऑर्डर पूछे तो हमें पता है ऑर्डर किसका ज्यादा है। देखो सॉल्बिलिटी इसकी ज्यादा होगी, आयन ज्यादा है, आयन ज्यादा है, मगर वो रेशियो पूछ रहा है, तो अब निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे? आपको रूल पता ही है, इसकी सॉल्बिलिटी निकालनी है। तो डायरेक्ट करूं, केएसपी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एक्स
x की पावर x, 2 की पावर 2 4, y की पावर y 1/x+y, 4 से 4 कट गया तो ये आया 10 की पावर -4, है ना। अब इसकी निकालो mx की, 4 इंटू 10 की पावर -12, x की पावर x 1 की पावर 1, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x+y, ये आया ऐसा। अंडर रूट लगा है, 4 का अंडर रूट 2, 10 की पावर -12 का अंडर रूट 10 की पावर -6, वैल्यू डाल दो तो ये आ रहा है 10 की पावर -5 और ये आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हुआ 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50। तो ये रेशियो कितना आएगा? 50 आएगा। ये रेशियो कितना आएगा? 50। आपके में क्या करेगा? ऑप्शन दे देगा, इज लिख देगा, बस इसके आगे इज लिख दो और ऑप्शन लिख दो, हो गया क्वेश्चन नीट का, हो गया क्वेश्चन नीट का जेई की जगह। उसमें क्या है? उसमें क्या है? जरा देर लगेगी जेई के क्वेश्चन को नीट में बनाने में, कोई टाइम थोड़ी लगना है, कर लोगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा और पढ़ाता हूं तुम्हें, जैसे चीजें समझ में आए और कहानी आगे बढ़े। अभी सॉल्बिलिटी खत्म नहीं है, काफी लंबा टॉपिक है, इतना इजी भी नहीं है। यस, हाँ, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। कल ये चैप्टर देखो, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, हेडिंग डाल लो, जैसे कल याद रहेगा कहां से पढ़ाना है। कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट। देखो बच्चों, आप क्या कीजिएगा, कल हमारा आधे घंटे का टॉपिक है, तो कल हम लोग आधे घंटे चैप्टर और करेंगे, उसके बाद बुक के क्वेश्चन करेंगे। आप सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट छोड़ के सारा क्वेश्चन लगा लोगे आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट छोड़ के कल बुक सॉल्व कराएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, टफ होंगे, मतलब जिन पर आप फंस सकते हो या दिक्कत आ सकती है। सॉल्बिलिटी में भी कर लीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ा दिया है उतना कर लीजिएगा, अभी मैंने सारे नहीं पढ़ाए, अभी तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट चल रहा है ना यार। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप इसका करिए, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। आपको कौन सा नहीं करना है, ये देखो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हेडिंग यहां से चालू हुई है, इसके जितना पार्ट मैंने पढ़ा दिया है उस पार्ट से जो जो क्वेश्चन हो कर लेना, और उस पार्ट से जो क्वेश्चन ना हो उसको मत करिएगा। कल हम लोग बुक सॉल्व करेंगे, जो टफ क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे, या जो क्वेश्चन आप बताओगे वो सारे सॉल्व करेंगे बचे हुए टाइम पे। क्यों? क्योंकि कल ये खत्म हो जाएगा आधे घंटे में या 1 घंटे में, बचे हुए 1 से 1.5 घंटे में हम वही करेंगे। तो कल आप नीट एडवांस बुक पूरी करके आओगे, नीट एडवांस बुक पूरी करके आओगे। अब जिन बच्चों के पास नहीं है उनके लिए बता देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर कर रखी होगी, अभी उनको आने में टाइम लग रहा है, तो जिनके पास नहीं है वो अपना कोई भी पैकेज करके आ जाए, जो भी उनके पास है, जो बुक है, जब जो पैकेज है उसको करके आ जाओ, है ना। फिलहाल के लिए जब तक नीट एडवांस बुक आपके पास नहीं पहुंच रही है तब तक के लिए, और सारे बच्चे नीट एडवांस बुक ले ले, इसको हम लोगों को खूब अच्छे से करना, और आप इसको कर भी पाओगे, कर भी पाओगे कि मतलब लिमिटेड क्वेश्चन है मगर सारे क्वेश्चन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, डीपीपी भी प्रोवाइड कराऊंगा, परेशान ना हो।
ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग ये काम करेंगे। अच्छा, आज वाईटी पे क्या चालू हो रहा है ये बताना भूल गया हूं। आज वाईटी है 5 बजे वाईटी पे, यूट्यूब पे, और आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, तो सारे बच्चे जरा गौर से ध्यान दें। तो सब लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने आ जाइएगा। या तो मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा या आइसोमेरिज्म के बारे में सारी डिटेल दूंगा, कल फिर स्टार्ट करूंगा, है ना। तो आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा वाईटी पे 5 बजे लाइव, आ जाइएगा। नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर, आईपीएसी नेम खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अब अपना ध्यान रखो। हाँ हाँ बेटा, थैंक यू बच्चों।